हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू। करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फॉर द करंट ईयर्स ऑफ लास्ट 1 years. It was from Jan 2024 to Jan 2024 to May 2025। इस वीडियो में हम एक मुहिम चालू किए हैं, एक शुरुआत हम लोग किए हैं कि हम लोग पहले पिछले 1 साल का जितने भी करंट अफेयर्स MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है उसको देख लेंगे। फिर साथ ही साथ इस साल का भी जितने भी करंट अफेयर्स होगा वो मंथली वाइज मैं आपके साथ ले करके आऊँगा। तो फिलहाल हम लोग जितने भी पास्ट, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है लास्ट 1 ईयर से या 1.5 ईयर्स से पूछना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो। तो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर्स, राइट। So without doing any delay, we have to let's begin with the question number first। हम लोग बिना देर किए हुए आज पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन का रहा कि विच इंडियन AI स्टार्टअप बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2024। कौन सी भारतीय AI स्टार्टअप 2024 की पहली यूनिकॉर्न बनी। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं कि A है कृत्रिम, B है डेजियाज एंड C है भारत AI, चौथा है गरुड़। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो होगा ऑप्शन नंबर A, कृत्रिम। कृत्रिम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही उत्तर क्या है, कृत्रिम। आगे हम लोग थोड़ा कृत्रिम के बारे में देख लेते हैं। कृत्रिम क्या था, कृत्रिम AI कहता है कृत्रिम AI is an artificial intelligence startup founded by Bhavish Agrawal, who is also the founder of Ola। कृत्रिम focuses on developing AI solution tailored to the Indian market and languages, right। इसमें कहता है कि ये जो कृत्रिम AI यूनिकॉर्न किया गया है वो जो ओला के फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल साहब, उनके द्वारा जो है किया गया। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा उनका नाम भाविश अग्रवाल, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ओला। वो ऑलरेडी जो है एक्स ओला फाउंडर रह चुके हैं। ओला को फाउंडिंग करने वाले भाविश अग्रवाल साहब ही हैं। दूसरा, इसका जो मेन फोकस क्या है, कृत्रिम फोकसेस ऑन डेवलपिंग AI सॉल्यूशन टेलर टू द इंडियन मार्केट एंड लैंग्वेजेस। बेसिकली ये जो है कृत्रिम AI फोकस करेगा किस पे, इंडियन मार्केट पे, भारतीय बाज़ार जो है उस पे, और साथ ही साथ भारतीय लैंग्वेज जो है जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारे जो लैंग्वेज है वो उस पे काम करेगी, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहता है सम पोटेंशियल एरियाज ऑफ फोकस ऑन कृत्रिम AI इंक्लूड लैंग्वेज मॉडल कहता है डेवलपिंग AI मॉडल्स दैट अंडरस्टैंड एंड जनरेट इंडियन लैंग्वेजेस। पहला जो है इसका क्या है, लैंग्वेज मॉडल पे काम करेगा। वो जो है लैंग्वेज को समझने और उस पे उसके जनरेशन पे काम करेंगे, लैंग्वेज बनाने पे काम करेगा। दूसरा, NDAI क्रिएटिंग AI सॉल्यूशन दैट कैटर टू इंडियंस यूनिक नीड्स एंड चैलेंजेस। जो इंडियाज़ का अजूबा ज़रूरत और जो है चुनौतियां हैं उस पे काम करेगी। थर्ड जो है इंटरप्राइज AI प्रोवाइडिंग AI पावर्ड सॉल्यूशन फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो है ये क्या करेगा, वो बिजनेस और भी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसको AI पावर्ड सॉल्यूशन करवाएगा, राइट। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका हिंदी में है, आप हिंदी में भी एक बार ये देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट। व्हाट इज द
what is saying question number 2. So we are going to focus on question number 2. Question number 2 is saying on which date is World Hindi Day observed annually. कहता हर एक साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. आई थिंक इसका जो सही आंसर है वो 10 जनवरी होना चाहिए, क्योंकि 10 जनवरी जो है वो 10 जनवरी को एवरी ईयर्स हिंदी वर्ल्ड डे मनाया जाता है. तो ऑप्शन ए जो है 9 जनवरी है, बी है 10 जनवरी, सी है 14 जनवरी एंड डी है 26 जनवरी. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो बी होगा 10th जनवरी. 10th जनवरी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. Now little bit we have to aware about what is World Hindi Day. So here is the details regarding the World Hindi Day. कहता है कि World Hindi Day is celebrated every year on 10 January to promote Hindi as a global language and recognize its linguistic cultural importance worldwide. The day marked the anniversary of the first World Hindi Conference held in Nagpur, India in 1975. Here's what you need to know about World Hindi Day. कहता है कि इसको ग्लोबली लैंग्वेज बनाने के लिए जो है इनिशिएटिव है, और इसी कारण जो है 10 जनवरी को हर एक साल यहाँ पे मेंशन किया गया कि 10th जनवरी को एवरी ईयर जो है हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है. इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था हिंदी कॉन्फ्रेंस, वो हुआ था इंडिया के नागपुर शहर में, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है. वो 1975 में हुआ था. 1975 में नागपुर में हुआ था पहला कॉन्फ्रेंस, हिंदी कॉन्फ्रेंस, राइट. आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या कहता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया वर्ल्ड हिंदी डे डेट 10 जनवरी एवरी ईयर्स, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2006, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन नागपुर. ये यहाँ पे ऑलरेडी है. पहला जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है 1975 में नागपुर महाराष्ट्र का एक सिटी है जो उसमें हुआ था, राइट. कहता है द थीम फॉर 2025 हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड. जो इसका वर्ल्ड हिंदी डे का जो थीम रहेगा वो है हिंदी इज ए ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी. एक जिस तरीके से आप देखते हो कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है चाहे इंग्लिश चाइनीज ये सब ग्लोबल लैंग्वेज है, उसी तरीके से हिंदी को भी एक ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए. इसी का मतलब कि इसका जो एंड कल्चरल प्राइड और यहाँ का जो कल्चर है उसको गौरवान्वित किया जाए. जैसे कहता है कि द थीम फॉर 2025 जो 2025 का थीम जनवरी जो हुआ था हिंदी दिवस, उसका थीम था हिंदी और ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, राइट. सो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है. तो आगे कह रहा है सिग्निफिकेंसेस, इसका जो क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है उसके बारे में कहता है कि ग्लोबल promotes हिंदी ग्लोबली एंड encourage its use on international platform. ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरह से इंग्लिश, चाइनीज, अमेरिकन, फ्रेंच, जापानीज ये सब जो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में देखा जा रहा है, उसी तरीके से भारत का भी इनिशिएटिव है कि हिंदी को भी एज ए ग्लोबल लैंग्वेज देखा जाए. कल्चरल लिटरेसी सेलिब्रेट हिंदीज रिच लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज. हिंदी में की जो जितने भी लिटरल है प्रमुख और जो प्रमुख वैसे जो धरोहर है या फिर कल्चरल हेरिटेज है उसको क्या करना, सेलिब्रेट करना, राइट. इसी तरीके से ये सारी डिटेल्स है. आप धीरे धीरे आप चाहें तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं
आप गो थ्रू हो जाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है कि विच टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर्ड ए यूनाइटेड नेशन हेलीकॉप्टर इन सोमालिया इन जनवरी 2025। कहता है कि जनवरी 2024 में सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर को किस आतंकवादी समूह ने कब्जे में लिया था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तालिबान, AI, अल शहबाब, ISI है, बोको हराम है। इन सारे ये टेररिस्ट ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन के सही ऑप्शन पे। अल शहबाब का था विच ट्रांसलेट टू द यूथ इन अरबिक इन ए मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप ऑपरेटिंग प्राइमरली इन सोमालिया एंड ईस्ट अफ्रीका। हियर्स यू व्हाट यू नीड टू डू। AI शहबाब जो है वो अल शहबाब क्या कहता है कि ये इस्लामिक मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है जो कहाँ पे किया जाता, सोमालिया और ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर इसको थोड़ा आपको और ज़्यादा देखना है तो आप इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो वो आप जो है देख सकते हैं कि क्या बोल रहा था। और साथ ही साथ अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा टेररिस्ट ग्रुप के बारे में। वो दूसरा टेररिस्ट ग्रुप क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा टेररिस्ट ग्रुप है ISIS। कहता ISIS स्टैंड्स फॉर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। कहता ISIS स्टैंड फॉर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ऑल्सो नोन एज ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबनान। is a militant exist group that emerged in 2006 and gained international attention for its brutal tactics, terrorist control and ideology। ये जो है क्या है, मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है जो कहाँ पे ये मतलब ऑपरेट होता, इस्लामिक स्टेट ईरान और सीरिया का जो है ये मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है। आप चाहें तो डिटेल्स इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और जो है हम लोग सिर्फ थोड़ा सा बेसिक इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आगे आपको इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ। अब नेक्स्ट जो टेररिस्ट ग्रुप है वो है बोको हराम। Boko Haram is a militant Islamic group based in northern East Nigeria, also active in Chad, Niger and Cameroon. The name Boko Haram roughly translates to Western education is forbidden। क्या कहता है कि बोको हराम भी एक मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है जो कहाँ ऑपरेट होता, तो वो होता चाड, नाइजर, कैमरून। नाइजीरिया का जो है ये टेररिस्ट ग्रुप है जो ये नाइजीरिया के शहर जो है चैड, नाइजर और कैमरून में इसका ये ऑपरेट करता है। ठीक है। और इसका जो क्या है ये जो है ना वेस्टर्न एजुकेशन को एकदम समाप्त कर देना चाहता है। पश्चिमी जो भी सभ्यता, संस्कृति, शैक्षणिक व्यवस्था उसको ख़त्म करना चाहता है। आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका रहा डिटेल्स। नेक्स्ट है द तालिबान। तालिबान क्या है? द तालिबान इज ए मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप दैट originated in Afghanistan in mid 1990s। Here are some key points। हाँ, ये जो है कहाँ का द तालिबान जो है, तालिबान का इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जो ओरिजिनेट हुआ था अफगानिस्तान में। वो कब हुआ था? नब्बे के मध्य दशक, मतलब 90 के दशक में, 90 के जो मध्यकालीन भाग होता उसमें हुआ था। तो ये सारे आपको जो है डिटेल्स है टेररिस्ट ग्रुप को। आप इसको ये कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो
तो आप कमेंट में करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, ताकि जो है मैं इसके सारे डिटेल्स आपको भेजता रहूँ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाँ क्वेश्चन कह रहा था विच टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर्ड ए यूनाइटेड नेशन हेलीकॉप्टर इन सोमालिया इन जनवरी 2024। कहा था जनवरी 2024 में सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर को किस आतंकवादी समूह ने कब्जे में लिया। तो वो क्या था, अल शहबाब है। इसका जो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन में है, तालिबान है, अल शहबाब है, ISIS है, बोको हराम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल शहबाब है। जो अल शहबाब इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो अल शहबाब है, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कहता विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव द कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल इन द जनवरी 2024। कहता है कि जनवरी 2024 में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक की मंजूरी दी थी। तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है भूटान। आई थिंक मेरे ख्याल से इसका जो सही उत्तर होगा वो श्रीलंका होना चाहिए। यस, श्रीलंका इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द श्रीलंका इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या है, वो श्रीलंका है, ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, ये कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ऑनलाइन सेफ्टी बिल का जो क्या था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर सेवरल कंट्रोवर्शियल सेफ्टी बिल बट हियर आर ए कपल ऑफ नोटेबल वंस। कहता वैसे बहुत सारे था, लेकिन कुछ जो है प्रमुख है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 This UK law aims to make the countries the safest place in world to be online by imposing duties on social media operates to prevent and remove harmful content. Critics, however, raise a concern about censorship and civil liabilities. दूसरा है कैलिफोर्निया SB 1047. This bill introduced in 2024 sparked debate in Silicon Valley over AI safety regulation. Its author has introduced a new bill in 2025 which may face similar scrutiny. ये हो गया। इसी तरीके से ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सही उत्तर था वो क्या था, श्रीलंका इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है चर्चा हुआ है किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग श्रीलंका का बेसिक डिटेल्स हम लोग जानते हैं कि बेसिक डिटेल्स ऑफ श्रीलंका। तो हम लोग जो है बेसिक डिटेल्स वगैरह थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं श्रीलंका का, क्योंकि कि छोटे जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैपिटल पूछ लिया, प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया, करेंसी पूछ लिया, ये सब जो छोटी बेसिक डिटेल्स होता है वो जान लेता है। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है वो जयवर्धनेपुरे कोटे है, और जो इसका करेंसी है श्रीलंकन रूपी है। आपको इसका प्राइम मिनिस्टर जो है हरिनी अमर सिंह सूर्या जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। करेंसी ऑलरेडी आपको मैं बता रखा हूँ कि करेंसी जो है श्रीलंकन रूपी है। तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लें कि इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे क्या होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि
Holocaust Remembrance Day is observed in several forms around the world. Here are the key dates and observance. पहला क्या है? पहला ये है, कहता है कि इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व ऑन Jan 27 commemorating the liberation of Auschwitz-Birkenau concentration camp in 1945. This day was designated by the United Nations General Assembly in 2005 to remember the 6 million Jewish victims of the Holocaust and millions of the other victims of Nazi persecutions. दूसरा है डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द हॉलोकॉस्ट ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द संडे बिफोर. कहता डेज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द हॉलोकॉस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द संडे बिफोर द short to the flowing Sunday in 2020. It was observed from April 20 to 27. This observance was established in 1980 to remember the Holocaust and create a permanent memorial to the victim. तो ये सारी डिटेल्स है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे का, आप ये देख सकते हैं. इस तरीके का आपको जो है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं. इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही आंसर क्या है, जबकि उसमें चर्चा ऑलरेडी किया हुआ था. बोल रहा था कि ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व, अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मृति दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो वो है 27 जैन. अभी आप लोगों ने देखा था कि 24 से 27 था, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 27 जैन, बी ऑप्शन, बी जो है इसका सही उत्तर होगा. राइट, आगे हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या, व्हाट इज सेइंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे. कहता विच इंडियन कंपनी रिसीव्ड US FDA अप्रूव्ड फॉर जेनेरिक कैम्पेटीन टैबलेट्स इन जनवरी 2024. कहता जनवरी 2024 में किस भारतीय कंपनी को जेनेरिक गैबापेंटिन टैबलेट्स के लिए US FDA की मंजूरी मिली थी. पहले देखते हैं कि ये होता क्या है. US FDA, United States Food and Drugs Administration, is a federal agency responsible for protecting health by the ensuring the safety, efficiency and security of various products. Here what you need to do. बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि US FDA जो है अमेरिका का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग्स जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी ये सारे का मतलब ये सब प्रोटेक्शन करती है, स्क्रूटनी करती है, जांच करती है. राइट, तो आगे हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था. क्वेश्चन बोल रहा था विच इंडियन कंपनी रिसीव्ड US FDA अप्रूवल फॉर जेनेरिक कैम्पेनी टैबलेट इन जनवरी 2024. जनवरी 2024 में किस भारतीय कंपनी को जेनेरिक गैबापेंटिन टैबलेट्स के लिए US FDA की मंजूरी मिली थी, तो वो है जियाडस. जायडस जो है, जायडस या जायडस जो भी बोल सकते हैं, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल टू यू कैन से. जियाडस या जायडस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. राइट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जियाडस. राइट, आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग. तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया. कहता हु वाज ऑनर्ड विद द एयर फोर्स मेडल इन जनवरी 2024. कहता है कि किसको जो है जनवरी 2024 में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया था. तो पहले जनवरी एयर फोर्स मेडल क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं. कहता द एयर फोर्स मेडल इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन टू मेंबर ऑफ द एयर फोर्स ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस
ब्रेवरी और अचीवमेंट, हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट द एयरफोर्स मेडल। ये जो है एयरफोर्स के तरफ से जो है और ये मेडल दिया जाता है जो वैसे लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं सर्विस में, तो उसको दिया जाता है। कहता है और टाइप्स ऑफ एयरफोर्स मेडल, ये आपका जो है ये सारे टाइप्स है एयरफोर्स मेडल का, वो देख सकते हैं कितने टाइप से ये सारी डिटेल्स थी। तो इसका हम लोग देखेंगे आंसर क्या था। कहता है कि who was honored with the Air Force Medal in January 2024, जनवरी 2024 में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया जाता, तो वो है निकिता मल्होत्रा। निकिता मल्होत्रा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो कौन सा, ए है निकिता मल्होत्रा। आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What is saying the question number 8? हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। कहता विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए 100 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड ए मेमोरियल फॉर रानी दुर्गावती इन जनवरी 2024। कहता जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती के लिए 100 करोड़ की स्मारक परियोजना की मंजूरी दी थी। इसका मेरे ख्याल से सही आंसर जो है वो होगा मध्य प्रदेश। तो थोड़ा सा ये इसके बारे में अगर इसका डिटेल्स कुछ हो तो देख ले। नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर जो हम लोग देखेंगे क्या, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। ये कह रहा था कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती के लिए 100 करोड़ की स्मारक परियोजना की मंजूरी दी, तो वो है मध्य प्रदेश, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन नंबर ऑफ 9। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, विच सिटी होस्टेड द सारस आजीविका मेला। सारस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं सारस आजीविका मेला के बारे में। व्हाट इज सेइंग द सारस आजीविका मेला। कहता सारस आजीविका मेला इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM के द्वारा ये जो है इनिशिएटिव किया गया। द इवेंट प्रोवाइड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर रूरल वुमेन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप member to showcase their skills, sales product and build linkage with the potential market। ये जो है हरियाणा में, आई थिंक हरियाणा के गुरुग्राम में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए वुमेन के लिए ये इनिशिएटिव किया गया था। तो ये सारे डिटेल्स हैं जिसमें कि प्रोडक्ट ऑन डिस्प्ले, हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम, नेचुरल फूड आइटम्स, दीज आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द सारस मेला स्कीम। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर की तरफ, इसका कौन सा क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या होगा। कहता विच सिटी होस्टेड द सारस आजीविका मेला 2024। सारस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9, गुरुग्राम। अब थोड़ा सा गुरुग्राम यहाँ पे चर्चा में है, तो गुरुग्राम कौन से स्टेट में पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो गुरुग्राम बेसिकली हरियाणा में पड़ता, तो गुरुग्राम जो है हरियाणा में पड़ता। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग हरियाणा का बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तो कैपिटल जो है हरियाणा का जो कैपिटल है वो है, हरियाणा का कैपिटल पड़ता है चंडीगढ़ होता है, जो कि पंजाब और
हरियाणा का जो दोनों का सेम है, चंडीगढ़। और इसका जो ये गवर्नर साहब है वो बंडारू दत्तात्रेय है गवर्नर। इनका जो है गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय है। सीएम जो है नायब सिंह सैनी है। और यहाँ पे कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में जो है कालेसर नेशनल पार्क पाया जाता और सुल्तानपुर नेशनल पार्क पाया जाता। इसी के साथ जो हरियाणा में कालेसर टेम्पल पाया जाता जो कि बहुत ही फेमस है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। व्हाट इज सेइंग फॉर क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, कहता वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट क्लाउड चैम्बर बीइंग डेवलप्ड। कहता है कि भारत का पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो वो है IIMD न्यू दिल्ली, IIT मुंबई, IITM पुणे, NIO गोवा। तो IITM यहाँ पे थोड़ा सा ये सारे इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग देखते हैं। ये IITM पुणे क्या है, तो कहता है कि IITM पुणे और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी is a renowned research institution established in 1962 under the Ministry of Earth Science, Government of India. Government of Earth Science of Government of India के द्वारा जो है एक 1962 में इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन हुआ था। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। वो बेसिकली जो है मौसम ये सब की जानकारी देता है। तो वो जो है कहाँ है, ये इंस्टीट्यूट है पुणे में। दूसरा ये सारी आपको जो है बेसिक ये सारी डिटेल्स है, इन सारे आप गो थ्रू कर सकते हैं। आप गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। आगे हम लोग देखते हैं NIO, कहता द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी और ओशियनोग्राफी इन गोवा इज ए प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, established 1966. NIO Goa focus on understanding the Indian Ocean spatial characteristics through its four ट्रेडिशनल ब्रांचेज ऑफ ओशियनोग्राफी। यहाँ पे देखो आप जो है ऑलरेडी यहाँ पे नाम से जो है ये हो रहे हुए कि ओशियनोग्राफी ये इंस्टीट्यूट जो है महासागरों के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ द ओशियंस के लिए ये इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था 1966 में। तो ये सारे रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगले द IMD, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली इज ए क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। यहाँ पे जो IMD है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो जो है क्या मौसम विभाग, मौसम ये सब की जानकारी जो है कौन देती है, कहाँ से मिलती है। तो IMD द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर ये वाला जो है IITM पुणे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज ए रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन established 1962 under the Ministry of Earth Science and Government of India, located in Pune, Maharashtra, is affiliated with the Savitribai Phule University। बेसिकली ये जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में स्टडी होता। IMD में आपको ऑलरेडी जो है मैं बता चुका हूँ कि न्यू दिल्ली में है, और वो मौसम ये सब की जानकारी IMD में मिलता है। IIT मुंबई ऑलरेडी जो है टेक्निकल बैकग्राउंड का इंस्टीट्यूट है। IITM पुणे आपको अभी मैं बताया ये भी टेक्निकल बैकग्राउंड का इंस्टीट्यूट है। NIO जो है वो ओशियन को स्टडी के बारे में है, और ये जो है गोवा में है।
तो कह रहा था क्वेश्चन कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्लाउड चैम्बर बीइंग डेवलप्ड, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो वो है IITM पुणे। आपको पुणे में ये है इंस्टीट्यूट IITM वहाँ पे। तो ये था ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर जो है सी ऑप्शन होगा, IITM पुणे, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जब थम जाए हिम्मत जब टूटे यकीन, क्यों बने तेरे दिल की जमीन। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। कहता हु बिकम द न्यू CEO ऑफ भारत पे इन जनवरी 2024। कहता जनवरी 2024 में भारत पे के जो कि एक जो है UPI पेमेंट सर्वर सिस्टम है, भारत पे के नए CEO कौन बने थे, तो वो है आपका नलिन नेगी जो है भारत पे के नई CEO के रूप में बने थे जनवरी 2024 में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत पे जो थोड़ा सा भारत पे के बारे में भी देख लेते हैं। भारत पे सीम्स टू रेफर टू द डिफरेंट एंटिटीज भारत पे एंड भारत पे प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड UPI पेमेंट। इसके थ्रू जो है एक प्लेटफॉर्म है जो UPI पेमेंट करने में हेल्प करता, सहायता करता। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। कहता इन विच इंडियन सिटी होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। कहता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की थी, तो वो है अपना चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर जो है वो क्या है, बी है, चेन्नई इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये क्या था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लेते हैं बाकी। कहता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 टू प्लेस इन तमिलनाडु, स्पेसिफिकली इन 4 सिटीज चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। तमिलनाडु के जो 4 शहर था वहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा तमिलनाडु की हुई है, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु के बेसिक डिटेल्स के बारे में, ताकि जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बेसिक डिटेल्स के बारे में पूछा। तो देखते हैं थोड़ा बेसिक डिटेल्स ऑफ तमिलनाडु। बेसिक डिटेल्स क्या है तमिलनाडु का। कैपिटल जो है तमिलनाडु का, जो कैपिटल ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, चेन्नई है, जो कि ये पहले तमिलनाडु को मद्रास शहर बोला जाता था, वही है। CM इसका CM जो है तमिलनाडु के जो CM साहब हैं, CM साहब जो है MK स्टैलिन है। MK स्टैलिन। और यहाँ का जो गवर्नर साहब है वो RN रवि है। जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो RN रवि है। तमिलनाडु का जो फेमस फेस्टिवल है वो पोंगल यहाँ पे मनाया जाता है। पोंगल नंबर सबसे नामी जो है प्रोमिनेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। डांस यहाँ पे भारतनाट्यम, कंगराटम और कबरी अट्टम, करादी अट्टम, ये सारे जो है तमिलनाडु का डांस है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइगर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व क्या है। तो वो यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है। और थोड़ा सा देख लेते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अनामिका टाइगर रिजर्व है, मदुरई टाइगर रिजर्व है, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, ये सारे टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये था बेसिक डिटेल्स ऑफ तमिलनाडु। आगे हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर
13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बीच कंट्री लॉन्च द ग्रीफोन 1 सैटेलाइट इन जन 2024। कहता जनवरी 2024 में ग्रीफोन 1 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था। तो इसमें ऑप्शन है यूएसए, चाइना, ईरान, फ्रांस। आगे हम लोग देखते हैं ग्रीफोन सैटेलाइट होता क्या है। कहता ग्रीफोन सैटेलाइट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है द ग्रीफोन सैटेलाइट आगे करंट आईक्यू का नाम, हर सवाल का जवाब मिले सीधे तेरा काम, तेरे सपनों का साथी ये बने हर मुश्किल। आगे हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा था। तो कहता ये सारे था क्वेश्चन नंबर 13 का। ये ग्रीफोन 1 सैटेलाइट का बेसिक डिटेल्स है, तो ये आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप जो है गो थ्रू हो जाएगा। अगर आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करें, सब लोग सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग एक बार जब सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं करना चालू करूँगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 13 कहता कि विच कंट्री लॉन्च द ग्रीफन 1 सैटेलाइट इन जन 2024। जनवरी 2024 में किस ग्रीफन 1 सैटेलाइट ने किस देश ने लॉन्च किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ईरान है। वो ऑप्शन नंबर सी का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो ईरान है। तो अब यहाँ चर्चा ईरान के बारे में हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग ईरान के बेसिक डिटेल्स देख लेंगे। तो ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है और करेंसी यहाँ का जो है ईरानियन रियाल है। जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है मोहम्मद मोसेदेस शाह जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान है। तो और कैपिटल आपका तेहरान हो गया। करेंसी ईरानियन रियाल है। सॉरी, करेंसी जो है ईरान का जो है वो ईरानियन रियाल है। रियाल समझेंगे, और ईरान है तो ईरान उसमें ऐड कर देंगे। तो करेंसी जो है इसका ईरानियन रियाल है। तो इसी तरह ये था 13 नंबर क्वेश्चन। कल आगे हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। आगे क्वेश्चन आज तक इतना ही रहते हैं। और ज़्यादा आप लोग से मैं एक ये अनुग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों मतलब कि ज़्यादा शो ऑफ पे ना जाए। एजुकेशन में शो ऑफ क्या होता है? एजुकेशन तो लोग मतलब कि ये होता है आदमी पढ़ाई ही करता है उतना, तो मतलब कि ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आप कंटेंट देखिए, लोगों को पढ़ाने का स्टाइल, वे ऑफ टीचिंग, ये सारे देखिए। कोई मतलब कि शो ऑफ वगैरह मतलब कि ये अच्छे वीडियो बना करके दे दिया और आपके एग्ज़ाम की कोई रेलिवेंट ही ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसी तरीके से अगर इसमें आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया, तो अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग ये आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो को देखिए। कुछ अगर ये वीडियो देखने के बाद ये अगर कंटेंट अगर अच्छा लगता है, कंटेंट आपको बिल्कुल दिल के करीब लगता है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे को करना है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसमें सुधार जो है ला सकूं। और मैं जो है चीज़ों के अभाव के कारण मैं ये सारे जो है मेरे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं उतने अच्छे से ये कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन वो मैं उसमें भी मैं ले करके आऊँगा। तो अगर किसी तरीके के अगर कंटेंट में आपको सुझाव हो तो बिल्कुल आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। अगर अच्छा लगता है ये कंटेंट, आपको बिल्कुल अच्छा लगता है, दिल के करीब लगता है, तो आपसे लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाइए। फिर मैं भी आपकी तरफ आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के करीब वैसे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ जो एग्ज़ाम में
लड़ जाए, एग्ज़ाम में मैच कर जाए। ठीक है, तो आज इतना ही बात करें, तब तक का आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।